नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल अरुण अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का प्रति 10 प्रश्न पत्र जो कि UPMSP पर या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपलोड किया गया है। तो चलिए देखते हैं हम आज का पेपर। तो जैसा कि आपको पता है कि ये इंटर बायोलॉजी का पेपर है जिसकी टाइमिंग जो है या समय जो है 3 घंटे 15 मिनट होता है। इसमें प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और इसके बाद जो है उनको हल करने के लिए टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब आपसे सीधे पूछा जा रहा है कि पुष्प में पाया जाने वाला जो नर जनन अंग होता है उसको हम क्या कहते हैं। बस क्वेश्चन थोड़ा डाइवर्टेड है, चेंज है, इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका पुमंग। क्यों? क्योंकि पुमंग ही क्या होता है, पुष्प का नर जनन अंग होता है। बाकी दूसरे ऑप्शन है जायांग, ये क्या होता है, ये पुष्प का मादा भाग होता है। गुरु बीजाणुधानी क्या होती है, ये भी पुष्प का मादा भाग होता है। परागण क्या होता है, ये एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। सभी को पता है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण जो है वो किसके द्वारा होता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा पिता के लिंग गुणसूत्र से। मतलब कि जो मनुष्य है उसमें पुत्र होगा या फिर पुत्री होगा, इन सब का निर्धारण जो है पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो माता में गुणसूत्र जो होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं, जबकि पिता में गुणसूत्र एक्स वाई होते हैं। तो पिता के वाई गुणसूत्र के द्वारा ही पुत्र का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है? पुत्र का निर्धारण होता है। जब एक्स वाई बनेगा तो क्या बन जाएगा? पुत्र बन जाएगा। और पिता के यक्ष गुणसूत्र के द्वारा ही पुत्री का निर्धारण होता है। ठीक है, अर्थात तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा पिता के लिंग गुणसूत्र से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गा नंबर पे दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब आनुवंशिक अभियांत्रिकी का उपयोग किस में होता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है चिकित्सा में, दूसरा दिया गया है कृषि क्षेत्र में, तीसरा दिया गया है इन दोनों में, और चौथा दिया गया है किसी में भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन दोनों में। क्यों? क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग जो है चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है और कृषि के क्षेत्र में भी किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर कि इन दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि लाइकेन जो कि पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है। ठीक है, अब यहाँ पर शब्द आया है सहजीवी। सहजीवी क्या होता है? सबसे पहले हमको यही पता होना चाहिए। अगर हमारा टॉपिक क्लियर होगा तो हमें कोई भी या किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले। सहजीवी क्या होते हैं? सहजीवी ऐसे जीव होते हैं जो कि साथ साथ जीवन यापन करते हैं। क्या करते हैं? साथ साथ जीवन यापन करते हैं। और इनमें क्या होता है कि ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो ये जो लाइकेन होते हैं इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? लाइकेन का निर्माण जो है वो होता है शैवाल और कवक के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये हो गए हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लाइनफेल्टर्स एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो सभी को पता है कि क्लाइनफेल्टर्स और टर्नर सिंड्रोम ये दोनों जो सिंड्रोम होते हैं वो लिंगी गुणसूत्र में उत्पन्न होने वाले विकार होते हैं। अर्थात क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है इसमें क्या होता है, जो 23वीं जोड़ी के, अब पूछ लिया जाए किस में होता है, तो ये 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र में पाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं, जो 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं उसमें 2 के स्थान पर गुणसूत्रों की संख्या 3 हो जाती है। अर्थात कुल गुणसूत्र 46 से बढ़कर 47 हो जाते हैं। तो इसमें पूछा क्या गया है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। ठीक है,
आगे उसी में कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। टर्नर सिंड्रोम ये भी जो है लिंगी या 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र में उत्पन्न होने वाला विकार होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी 23वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं उसमें 2 के स्थान पर 1 गुणसूत्र रह जाता है। कितने बचते हैं? 1 रह जाते हैं, अर्थात कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 से घटकर 45 रह जाती है। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं इनसे ग्रसित व्यक्तियों में नर और मादा दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए इनको हम सुपर मेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर मेल भी कहते हैं। और जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होते हैं इनका जो जनन तंत्र होता है वो अविकसित हो जाता है, अर्थात जो महिलाएं होती हैं वो बांझ हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, सेकंड दिया गया है कि नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो सभी को पता होना चाहिए कि जो नर जर्म सेल होती हैं ये अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। क्या करती हैं? अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, जिसके पश्चात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगर पूछ लिया जाए कि कितने शुक्राणु बनते हैं तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 4। मतलब नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों में बताऊंगा कि परागकण, पहला शब्द कह रहा है परागकण। अब परागकण बनते किससे हैं? तो परागकण बनते हैं पराग मात्र कोशिका से। किससे बनते हैं? पराग मात्र कोशिका से बनते हैं। पराग मात्र कोशिका से बनते हैं। ठीक है, अब अगर हम पूछा जाए यहाँ पर कि परागकण में गुणसूत्रों की संख्या बताइए, तो सही आंसर हो जाएगा n, यानी अगुणित। ठीक है, कितनी होगी? n नंबर होती है। लेकिन अगर यही पर बात की जा रही है कि पराग मात्र कोशिका में या परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बताइए, तो यही हो जाएगी 2n, अर्थात द्विगुणित होती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 2n, गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो सही आंसर हो जाएगा, सबको पता है कि डीएनए अणु की आणविक कैंची कहा जाता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को, अर्थात रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो ये जो एंजाइम होता है इसके द्वारा डीएनए के खंडों को या डीएनए को अणुओं में या खंडों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगला पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने वाले पौधों को क्या कहते हैं। बहुत सरल है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग करते हैं पेड़ पौधे, तभी तो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो इन्हें हम, इस प्रकार के जो पौधे होंगे उन्हें हम स्वयं पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं पोषक कहते हैं, या स्वपोषी कहते हैं, या प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। 3 पर क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहली चीज, लिंग निर्धारण क्या है ये हमको पता होना चाहिए। लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि यह मेल है या फीमेल है, अर्थात नर है या मादा है। ठीक है, अब पक्षियों में अगर लिंग निर्धारण की बात की जाए तो पक्षियों में लिंग निर्धारण जो है वो विषम मादा होता है। कैसा होता है? विषम मादा होता है। इसमें जो नर होता है उसे जेड और जो मादाएं होती हैं उन्हें जेड और डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। मतलब जेड इसके दोनों गुणसूत्र जो हैं एक जैसे हैं, इसलिए ये सम हो जाएंगे। ठीक है, और ये दूसरे में क्या होता है? इसमें एक जेड है, दूसरा डब्ल्यू दिया गया, तो ये क्या हो जाएंगे? ये मादा को निरूपित करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा विषम मादा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। तो नर को जेड और मादा को जेड डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिगर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बना लेना। बन जाएगा कि वाटसन और क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए के द्विकोणीय मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। कुछ नहीं है, ऐसे बना देना है आपको। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजनी बेस दिखा देने हैं। एडेनिन थायमिन से डबल हाइड्रोजन बंध तथा साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी जो है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें जो कुंडलन होते हैं
एक 3:5 होता है, दूसरा 5:3 होता है, अर्थात ये जो श्रृंखलाएं होती हैं, चैन होती हैं, ये प्रति समांतर होती हैं, ठीक है। और एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है, तो 34 एंगस्ट्राम होती है। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्राम होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि हम किस प्रकार के डीएनए का अध्ययन करते हैं, तो बी प्रकार के डीएनए का अध्ययन करते हैं, अर्थात हम बी डीएनए का अध्ययन करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक कुंडलन में न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है 10, और एक कुंडलन में न्यूक्लियोटाइड की संख्या अगर 10 होगी तो कौन सा डीएनए होता है, बी डीएनए होता है। यहीं से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जेड डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या बताइए। सही आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिरक्षा क्या है। प्रतिरक्षा क्या है, तो प्रतिरक्षा क्या है, मतलब शरीर को रोगों से लड़ने की, बचाने की क्षमता, या कह लीजिए हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सरल क्वेश्चन था, इसका मतलब आंसर था प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है अगर पूछा जाए, तो प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। एक होता है जन्मजात, पहली क्या होती है, जन्मजात होती है, और दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। मतलब जन्मजात ऐसी प्रतिरक्षा जन्म से ही होती है, हमारे शरीर के अंदर विकसित होती है, जबकि जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है ये हम जन्म के पश्चात ग्रहण करते हैं, वो चाहे टीके हों, लगाए जाए, या फिर कुछ भी हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। बहुत सरल है, कुछ नहीं करना, बस छोटा सा आंसर लिख देना है। सही आंसर हो जाएगा, ये कौन सी क्रिया दर्शाते हैं, तो सहभोजिता दर्शाते हैं। कौन सी दर्शाते हैं, सहभोजिता दर्शाते हैं, ठीक है। सहभोजिता, सहभोजिता क्या होते हैं, ऐसे जीव जो साथ साथ जीवन यापन करते हैं, तथा इसमें क्या होता है कि एक को तो लाभ होता है, एक को तो लाभ होता है, लेकिन दूसरे को ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होती है। तो जो आम का पौधा और आर्किड पौधा होता है, इनके मध्य सहभोजिता पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो आम का पौधा होता है उसको ना तो लाभ होता है और ना ही उसको हानि होती है, लेकिन जो आर्किड होता है उसको भोजन मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सही आंसर, क्या हो जाएगा, सहभोजिता। अंगा है 3 का अंगा, क्वेश्चन दिया गया है जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ आरेखीय निरूपण दर्शाइए। तो इसमें फिगर बनना है, बन जाएगा। तो इतना पेपर हम